नारू ये पैसिफिक ओशन के बीचों बीच है और मैप पर एक छोटे से पॉइंट की तरह दिखाई देता है। यह सबसे छोटा इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है। पूरे साल लगभग 200 लोग ही इस देश में आते हैं। मैंने इस सफ़र की शुरुआत 3 घंटे पहले इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर पहुंचकर की। सबसे पहले मुझे सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचने में 130 घंटे लगे। उसके बाद 7 घंटे तक रुकने के बाद मैंने फिजी आइलैंड्स में नदी के लिए 13 घंटे की एक और लंबी फ्लाइट ली और दोबारा से 7 घंटे तक इंतजार किया। लगभग 75% सीट्स खाली होने के कारण नाड़ी से नारू की फ्लाइट में 4.5 घंटे लगे और आखिरकार मेरा 48 घंटे का सफ़र समाप्त हुआ। यह एक ऐसा देश है जहां बहुत कम लोगों का आना जाना है, यहां तक कि नज़दीकी देश भी हज़ारों किलोमीटर दूर है। आखिरकार आइलैंड तक पहुंचने के बाद मुझे अगली फ्लाइट का इंतजार करना पड़ा, जो कि लगभग 1 हफ्ते बाद थी। पानी के जरिए भी यहां आना मुमकिन नहीं है। नारू के चारों ओर विशाल चट्टानें हैं जो जहाज़ों को किनारे के पास आने से रोकते हैं। कुछ समय पहले तक इस आइलैंड के लोगों के पास इतने पैसे हुआ करते थे कि उन्हें समझ नहीं आता था कि वे इन पैसों का क्या करें। साल 1975 के समय में फास्फेट डिपॉजिट से भरपूर नाऊ दुनिया में सबसे हाईएस्ट जी पर कैपिटा वाला देश बन गया था। हालांकि आज की तारीख में जमीन के खराब हो जाने पर यहां किसी भी फल या सब्जियों को उगाया नहीं जा सकता। फिशलूड्स और तले हुए खाने का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से नावरों में ओबेसिटी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है और इसके अलावा यहां सिगरेट की खपत भी सबसे ज्यादा है। ये ज़ाहिर है कि सरकार विदेशी मीडिया को देश से दूर रखना चाहती है। 1 महीने की लंबी प्रोसेस से गुजरने के बाद, जिसमें मैंने अनगिनत डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, लेकिन फिर भी मुझे बड़ी मुश्किल से टूरिस्ट वीजा मिला। सामान्य एप्लीकेशन फीस 50 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, लेकिन जर्नलिस्ट और मीडिया वालों से 8,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की भारी रकम की मांग की जाती है। देश के अंदर एंटर करते ही पुलिस ने तुरंत मेरा ड्रोन मुझसे ले लिया। आपको ऊपर से यह आइलैंड देखने में थोड़ा अजीब लगा होगा। नारू की आसमान से तस्वीर लेने की इजाजत नहीं है। यह वीडियो बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि नारू हम सबसे एक शर्मनाक सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। मैं इस वक्त इरेन में हूं, क्योंकि रन एरिया और ड्राइव एरिया एक दूसरे के ठीक बगल में है, इसलिए यहाँ का एयरप्लेन्स को रास्ता देना बहुत ही आम बात है। पैदल चलने वाले लोगों को लैंडिंग और टे ऑफ के दौरान होने वाले 8 ब्ल के प्रति चेतावनी दी गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह देश इतना छोटा है कि स्ट्रिप के आकार वाला ये एयरपोर्ट आइलैंड के पूरे साउथ वेस्ट कोस्ट तक फैला हुआ है। आप जो यहाँ देख रहे हैं वो है एयरपोर्ट। अगर मैं अंदर जाना चाहता हूं तो मैं बस इस फैन को पार करके अंदर जा सकता हूं। आइलैंड का पूरा एरिया सिर्फ 21 स्क्वायर किलोमीटर या 8 स्क्वायर माइल है। पूरे देश को कार से ड्राइव करने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का समय लगता है और सफर जहां से शुरू होता है वहीं से खत्म भी होता है, क्योंकि यहां सिर्फ एक ही रिंग रोड यहां पुलिस हर वक्त पहरा देती रहती है। अपनी और किसी का भी ध्यान नहीं खींचने के लिए न देश के इकलौती टूरिज्म एजेंसी तक पहुंचा और अब मैं गाइड के साथ आइलैंड को एक्सप्लोर करना शुरू करूंगा। एजेंसी के मुताबिक इस आइलैंड पर महीने में 1 या 2 टूरिस्ट ही आते हैं, यानी कि इंटरनेट पर बताए गए नंबर्स असलियत से काफी अलग हैं। लेकिन फिर भी यहां ज्यादा लोग नहीं आते। नारू सदियों से माइग्रेटरी बर्ड्स का पसंदीदा स्टॉप रहा है। पहले माना जाता था कि इस आइलैंड में लिमिटेड रिसोर्सेस है, लेकिन इसकी मिट्टी में पक्षियों की बेट और समुद्री माइक्रोऑर्गेनिज्म से बना बुआनो नाम का एक खजाना था। साल 1899 में जर्मन जूलॉजिस्ट अल्बर्ट एलिस ने पाया कि साइलेंट पर हाई क्वालिटी फास्फेट रिजर्व है। एक समय में इसकी कीमत गोल्ड जितना था। फास्फेटिक रॉ मटेरियल है जिसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और पहले विश्व युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेल ने तुरंत नार पर कब्जा कर लिया और इसे ओवरसी माइनिंग फिर में बदल दिया। साल 1942 में कुछ समय के लिए जापान के कब्जे को छोड़कर निकाले गए फास्फेट को सालों तक दुनिया भर में बेहद कम कीमतों पर भेज बटरी, जो समय के साथ साथ मिटने वाली है। इसे साल 1907 में फास्फेट माइंस को धरती के अंदर वाले भाग से वेस्टर्न कोस्ट पर बने हार्बर तक लेकर जाने के लिए बनाया गया था। 1968 में नारू को आज़ादी मिलने तक यहां से 35 मिलियन मैट्रिक टन पोस्टपेट को निकाला जा चुका था। इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पिछले 100 सालों में दुनिया भर के कई लोगों की टेबल पर आने वाले फल और सब्जियां इस छोटे से आइलैंड की मिट्टी से निकाले गए फॉस्फेट से उगे गए। आज़ादी मिलने के बाद नारू में पैसों की बारिश होने लगी और वहां पर रह रहे लोग, जिनकी धरती का इस्तेमाल फास्फेट माइनिंग के लिए किया जा रहा था, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और करोड़पति बनने का इंतजार करने लगे। चीन और अन्य पैसिफिक आइलैंड से हजारों वर्कर्स को फास्फेट माइनिंग की गंदी, गर्म और कठिन परिस्थितियों में कम करने के लिए लाया गया था। साल 1975 तक नारो में रह रहे प्रति व्यक्ति की इनकम लगभग 1,76,000 यू थी, जबकि दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी में अमेरिका की आज के इन्फ्लेशन रेट को ध्यान में रखते हुए लगभग 44,000 उस थी। नारू अपने आप को एक वेलफेयर स्टेट राज्य स्थापित करने में कामयाब रहा, जहां कोई टैक्स नहीं था।
पढ़ाई लिखाई, ट्रांसपोर्टेशन, स्वास्थ्य सेवाएं और यहाँ तक ये रहना भी मुफ्त था। मैंने सुना कि यहाँ के एक पुलिस ऑफिसर के पास एक लिम्बोर्गिनी थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो कार के लिए फिट नहीं था, इसलिए उसने उसे फेंक दिया। क्या ये सच है? लोग अचानक अमीर होते गए, पैसा उन पर हावी होता गया और ये छोटा सा आइलैंड लेटेस्ट कर मॉडल से भर गया। सड़क पर चलते हमने पहले जमाने के लग्जरी कार्स का कलेक्शन देखा। कैडलेफ जी लैंड रोवर, ये उन गाड़ियों के कुछ नाम है जिनका इस्तेमाल आइलैंड पर रहने वाले लोग अपने मनोरंजन और अवतार के लिए कभी कभी किया करते थे। ये कार के कब्रिस्तान की तरह लग रहा है। उन पर जमी हुई जंग ये दर्शाती है कि अच्छे दिन और कितने दूर है। जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से यहाँ पर रह रहे लोग मुझे सड़क पर घूमने वाले पिटबल के झुंडों से सावधान रहने की चेतावनी दे रहे हैं। एक जमाने में बहुत ही मशहूर भी मानी जाती थी, जिस आयन के कुछ लोगों ने डभी किया और फिर सड़कों पर खुला छोड़ दिया। डॉग के साथ साथ बाकी के जानवर जो पहले नारू में मौजूद नहीं थे, उन्हें भी समय के साथ साथ यहाँ लाया गया। बिल्लियाँ, मुर्गियाँ और सुअर ऐसे कुछ जानवर हैं जिन्हें हाल ही में आयरलैंड पर लाया गया है, द्वारा पेड़ों को खाड़े जाने और उपजाऊ मिट्टी की खुदाई करने के बाद सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को काफी नुकसान पहुंचा था। ये धरती न तो एग्रीकल्चर के काम आती और नहीं ही कंस्ट्रक्शन के। इस वजह से यहाँ के लोगों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। नारू की धरती 15 मीटर या यूं कहें कि 49 फीट तक गहरे गड्ढों और लाइमस्टोन परिक से ढकी हुई है, जो लैंड के बीच से लेकर कोस्टल एरियाज तक फैला हुआ है। एसिड की अधिक मात्रा होने की वजह से इस बंजर जमीन पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। नॉर्मल खुद को जीवित रखने के लिए विदेशों से हाईली कंप्रेस्ड कैंड फूड का इस्तेमाल करते हैं, जिसे ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया जाता है। नारू के लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 64 साल है। सही डाइट न होने की वजह से नारुओं को सालों से दुनिया के सबसे ओबी नेशन का खिताब मिलता रहा है। 1.5 साल पहले जब तक वेस्टर्न वर्ल्ड द्वारा साइलेंट को खोजा नहीं गया था, तब तक आयरलैंड आत्मनिर्भर था, लेकिन आज भी सब कुछ आउटसोर्स कर रहे हैं। यहाँ पर रह रहे लगभग 97% पुरुष और 94% महिलाएं अधिक मोटापे से ग्रस्त हैं। नारू में मोटापे की समस्या महामारी जैसी है। हर जगह, सड़कों पर, रेस्टोरेंट्स में, बाजारों में मैं लोगों को इस मोटापे की परेशानी का सामना करते हुए देख सकता हूँ। ऐसी आबादी में जहाँ 45% लोगों को डायबिटीज है, इसलिए अंग विच्छेदन बहुत ही आम बात है। पूरे देश को जागरूकता को बढ़ावा देने वाले बैनर लगे हुए हैं। देखिए, स्टोर के सेल्स पूरी तरह खाली हैं। यहाँ हर 6 हफ्तों में प्रोट को इंपोर्ट किया जाता है। आइलैंड पर ताजे फल और सब्जियां होना बहुत बड़ी बात है। एक फूलगोभी की कीमत 18 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है और वहीं एक तरबूज की कीमत 61 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। कई लोगों को मीट प्रोडक्ट्स खाना पसंद होता है।